everyone, I am Siddharth. I welcome you at Physics Masher. दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम ये देखेंगे कि लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है, कैसे वो हमें हेल्प करता है एक पर्टिकुलर लेंस की फोकल लेंथ डिसाइड करने के लिए, हम कौन सा मटेरियल यूज करें, स्फेरिकल सरफेसेस के क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि प्रिंसिपल फोकस क्या होती है और फोकल लेंथ क्या होती है, और एंड में ना जाते जाते हम ये भी देखेंगे कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक्स शुरू करते हैं। दोस्तों लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाने जा रहा हूं, इनको ध्यान से समझिएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? It is useful in designing lenses of desired focal length using suitable material and surfaces of suitable radii of curvature। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों, जो हमें फॉर्मूला ऑब्टेन होगा ना आगे चलकर, उसके अंदर एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएंगे दोनों सरफेसेस के, और उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आएगा। तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझो। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है साइन कन्वेंशंस का। दोस्तों जितने भी डिस्टेंसेस हम लोग मेजर करेंगे ना इस पूरे टॉपिक के अंदर, वो सभी मेजर करेंगे हमारे प्यारे ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, जितने भी डिस्टेंसेस हम लोग इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करेंगे उनको लिखेंगे पॉजिटिव, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो लिखेंगे नेगेटिव। फॉर कन्वेक्स लेंस जो फोकल लेंथ होगी उसको हम लिखेंगे पॉजिटिव, और जो कनकेव लेंस होगा उसके अंदर हम लिखेंगे नेगेटिव। ये किस केस में वायोलेट होता है, किस केस में ये बात गलत प्रूफ होगी, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब दोस्तों बात करते हैं अजम्पशंस की। वो सबसे पहली अजम्पशन पता है क्या होगी, जो हमारा लेंस होगा ना वो बहुत ही ज्यादा थिन होगा। मगर दोस्तों आप लोगों ने एक बात पर ध्यान नहीं दिया, वो क्या था, मैंने आपको बोला ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, मगर मैंने जब कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस या कनकेव स्फेरिकल सरफेस का टॉपिक पढ़ाया था तो उसके अंदर सभी के सभी डिस्टेंस मैंने कहां से लिए थे, पोल से। तो इस बार मैं ऑप्टिकल सेंटर से ले रहा हूं, थोड़ी हैरानी नहीं हो रही? और इसका मतलब है जो लेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा थिन है, P1 P2 डिस्टेंस टेंडिंग टू 0 है, तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं P1 से डिस्टेंस मेजर करूं या P2 से, वो इतने पास है कि हम मान लो जहां पे वो ज्वाइन हो रहे हैं मतलब ऑप्टिकल सेंटर, तो वहीं से सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे सभी डिस्टेंसेस। इसी कारण से हम लोग हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा लेंस बहुत ही ज्यादा थिन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो अपर्चर होगा ना हमारे लेंस का वो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। तीसरी असम्पशन, ऑब्जेक्ट विल बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। जो हमारे ऑब्जेक्ट जी होंगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे और वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। Along with that, incident ray, refracted ray, will make small angle with principal axis of lens। और ये तो बात समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि जब मैंने आपको डेरिवेशन करवाई थी कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस की, उसके अंदर जितने भी एंगल हम लोगों ने कंसीडर किए थे वो सभी एंगल बहुत ही ज्यादा छोटे थे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को वो बात याद होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी डेरिवेशन। दोस्तों सबसे पहले समझो हमारी रे डायग्राम्स। मैंने यहाँ पे कन्वेक्स के लिए भी बना दी, कनकेव के लिए भी बना दी है, ताकि आगे चलकर आपको कोई भी इशू ना हो। तो पहले अगर ये डायग्राम देखी जाए तो भाई घबराना नहीं है, बहुत आराम से देखो। पहले बनाओ हमारा कन्वेक्स लेंस, फिर बनाओ हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भाई इस सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा टुवर्ड्स राइट, इसके लिए आएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये मैंने लिखा C2, ये लिखा C1। तो जो एक्सिस हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी उसको मैं नाम दूंगा प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां पर वो प्रिंसिपल एक्सिस हमारे सरफेसेस को मीट करेंगी उसको मैं नाम दे रहा हूं P1 P2। और ये क्या, हमारे ऑप्टिकल सेंटर जी।
ये पड़े हमारे ऑब्जेक्ट जी, जो कि एक रेयर मीडियम में पड़े हैं। मैं मान रहा हूं कि लेंस के आसपास जो सराउंडिंग एरिया ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1, और जो हमारे लेंस जी हैं इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2, और म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1 भी है। तो हमारे ऑब्जेक्ट जी एक रेयर मीडियम में पड़े हैं। तो यहां से जब रे ऑफ लाइट चलेगी ना, जैसे ही वो इस सरफेस को स्ट्राइक करेगी तो क्या होगी? रिफ्रैक्शन। वेरी गुड। मगर दोस्तों अब की बार ना पहले सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन कंसीडर होगी, तो इसके लिए जो नॉर्मल मैं बनाऊंगा ना वो C1 में से पास करेगी। तो नॉर्मल बनाओ। ये रे ऑफ लाइट ने कुछ इस तरह जाना था, लेकिन रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाने के कारण ये टुवर्ड्स अ नॉर्मल बेंड कर गई। ये टुवर्ड्स अ नॉर्मल बेंड कर गई, जिसके चलते मान लो अगर यहाँ पे ये सरफेस दूसरा सरफेस एग्जिस्ट ना करे तो उसकी इमेज ना किसी पॉइंट I1 पर बननी थी। मतलब रिफ्रैक्टेड रे किसी पॉइंट I1 पर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करती। मगर दोस्तों ऐसा हो ना सका। क्यों? क्योंकि रास्ते में क्या आ गया? हमारा सरफेस नंबर 2। उस सरफेस नंबर 2 कहता तू ठहर, तेरे को मैं I1 पे इमेज बनाने ही नहीं दूंगा। और फिर पता है इसका मतलब क्या हुआ? जो ये I1 है ना, ये I1 एक तरह से इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो दोस्तों अब की बार ना एक रे ऑफ लाइट ने डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना है, देयरफॉर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो सारी बात ठीक है, लेकिन अब की बार जो मैं नॉर्मल कंसीडर करूंगा ना, वो सेकंड सरफेस के चलते C2 में से पास करेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो जैसे ही वो C2 में से पास करेगी ना, तो उसके चलते जो रिफ्रैक्टेड रे होगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसने कहीं यहां पर जाना था, लेकिन रिफ्रैक्शन के चलते ये रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट I पर मीट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, जिसको मैं नाम दूंगा फाइनल इमेज। तो ये हो गया C से O ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। C से I क्या हो गया? फाइनल इमेज डिस्टेंस। बट C से I1 क्या हो गया? V1। ये इमेज डिस्टेंस तब होता अगर मेरे पास दूसरा सरफेस ना होता। अब दोस्तों बात करते हैं सेम चीज अगर हमारे पास कनकेव लेंस हो। और कनकेव लेंस के केस में क्या है? पहले बनाओ कनकेव लेंस, फिर बनाओ इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2। और अब की बार C1 C2 देख लो। तो जो एक्सिस C1 C2 में से पास करेगी उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और जैसे ही ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारे कर्वेचर को मीट करेगी, उस पॉइंट को मैं नाम दूंगा P1 P2 और पोल 1 पोल 2। बीच में हमने बना दिया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो ये रहे हमारे प्यारे ऑब्जेक्ट जी। और जैसे ही एक रे ऑफ लाइट हमारे ऑब्जेक्ट जी से चलेगी और जैसे ही वो इस सरफेस को स्ट्राइक करेगी, देयरफॉर इट विल रिफ्रैक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, ये बात तो ठीक है कि टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, लेकिन ये कौन से सरफेस का है? सरफेस 1। तो इसके लिए नॉर्मल ना C1 में से पास करेगी दोस्तों। तो जो रे ऑफ लाइट पहले सीधा जाना चाहती थी, वो ना सीधा ना जाकर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी कुछ इस तरह। वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गई, लेकिन अब मानो कि यहाँ पे ये सेकंड सरफेस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये सीधी चली जाती कुछ इस तरह। मगर ये कहीं पर भी ना प्रिंसिपल एक्सिस को मीट ना करती, इसलिए इसको मैं पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड कर दूं तो I1 के ऊपर क्या बनती है? एक वर्चुअल इमेज। वेरी गुड। मगर दोस्तों रास्ते में आ गया हमारा प्यारा सरफेस 2, जिसके लिए I1 जो होगी ना, ये एक तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब की बार ना रे ऑफ लाइट ने एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना है। और अब की बार जो मैं सेंटर कंसीडर करूंगा ना, वो सरफेस 2 का करूंगा। और सरफेस 2 ध्यान से देख लो दोस्तों, ये वाला है, तो नॉर्मल भी C2 में से पास करेगी। तो जो रे ऑफ लाइट पहले ऐसे जा रही थी, देयरफॉर अब की बार ना रिफ्रैक्टेड रे ने अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करना है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करके ये कुछ ऊपर की तरफ चली जाएगी इस तरह। मगर दोस्तों ये कहीं पर भी ना प्रिंसिपल एक्सिस को मीट नहीं करेगी, इसलिए हमारा जो लेंस कनकेव होता है ना, ये डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। तो अगर इस ऑरेंज रे को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करके प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करवाऊं ना, तो ये जो आई है ना, ये एक तरह से फाइनल इमेज है। जो कौन सी नेचर है? जिसकी
वर्चुअल, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में रे ऑफ लाइट मीट कर नहीं रही। वेरी गुड। तो सी से ओ तक जो डिस्टेंस है उसको मैंने नाम दे दिया यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सी से आई जो डिस्टेंस होगा उसको मैं दे रहा हूं वी। सी से आई वन, ये कौन सा डिस्टेंस होगा? V1। V1 मतलब वो इमेज 1 जो बननी चाहिए थी अगर ये सरफेस 2 ना होता। वेरी गुड। अब दोस्तों आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। आपको मैंने स्फेरिकल सरफेसेस के केस में दो कंसेप्ट करवाए थे कि अगर हमारी रे ऑफ लाइट या मान लो हमारी रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में हो तो उस केस के अंदर जो फॉर्मूला आता था ना वो आता था -μ1/u प्लस μ2/v इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। तो दोस्तों अगर मैं दोनों केस देख लू ना ऊपर वाले और सरफेस 1 कंसीडर कर लूं और दोनों केस के अंदर ना दोस्तों जो मेरी इंसिडेंट रे है या रे ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो उसके लिए पहले ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो लिखो -μ1/u प्लस, और अगर ये दूसरा सरफेस ना होता तो इमेज बनती I1 पर, जिसका इमेज डिस्टेंस कितना होता V1। तो लिखो -μ1/u प्लस μ2/v1 इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 कौन सा लिखूंगा R1, वो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड। पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर डाल दिया मैंने यहां पे। अब दोस्तों रे ऑफ लाइट ने एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना है, और ध्यान से देखो अब रे ऑफ लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, और डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में एक रे ऑफ लाइट जाए तो उस केस के अंदर दोस्तों जो फॉर्मूला बनता था ना वो था -μ2/u प्लस μ1/v इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r। मगर दोस्तों इस केस के अंदर ध्यान से देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वो I1 जो होगा ना ये एक तरह से सरफेस 2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा -μ2/u लिख रहा था, u की जगह क्या लिख दिया V1 प्लस μ1 फाइनल इमेज का डिस्टेंस जो है v इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 वो अब की बार मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखूंगा सेकंड सरफेस का, मतलब R2। एक्सीलेंट। अब दोस्तों आपका क्या काम बनता है, इन दोनों को ऐड करो, आपके पास बचेगा μ1 कॉमन ले लेना 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। वेरी गुड। μ1 यहां से कॉमन जो आपने लिया दूसरी तरफ डिवाइड कर देना, क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये बन गया हमारे पास एक फॉर्मूला, मगर ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं है। दोस्तों अब टाइम आ गया है प्रिंसिपल फोकस की बात करने का, तो चलो इसको ध्यान से समझो। दोस्तों फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को मैं डिनोट करूंगा F1 के साथ। और भाई अब इसको जरा ध्यान से समझना, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूं तो जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, इन्फिनिटी। वेरी गुड। और जो u होगा ना उसको मैं नाम दे रहा हूं -F1, और माइनस तो इसलिए लगाया क्यों, क्योंकि ना जो हमारे ऑप्टिकल सेंटर से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो टुवर्ड्स लेफ्ट मेजर करेंगे, लेकिन जो हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट है, लेफ्ट से राइट। तो दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव साइन तो लगाया मैंने, मगर दोस्तों एक बात ध्यान से समझ लो, यहाँ पे जो मैं साइन कन्वेंशन लगा रहा हूं ना सिर्फ और सिर्फ v और u के लिए लगा रहा हूं, राइट साइड के लिए मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है, सिर्फ v और u पर साइन कन्वेंशन लगा रहा हूं। प्लीज इस बात को हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मूला बनेगा ना वो बनेगा 1/∞ माइनस 1/-F1 इक्वल्स टू ऊपर वाली टर्म μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो इसको आप सॉल्व करना, आपके पास बचेगा 1/F1 इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। वेरी गुड। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस की। और बिट सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होती है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। वो कहते अगर हमारे ऑब्जेक्ट जी इन्फिनिटी पर हो
तो जो इमेज बनेगी ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बनेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस या सेकंड प्रिंसिपल फोकस। मतलब ये जो इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, जहां पर ये मीट करेंगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस को, तो इसका नाम होगा प्रिंसिपल फोकस 2, और इसका डिस्टेंस मैं ले रहा हूं f2। तो दोस्तों इस केस के अंदर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी, जो v होगा वो होगा प्लस f2। क्या होगा? प्लस f2। वेरी गुड। तो उठा के इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल लो, u को डाल लो माइनस इन्फिनिटी, v को डाल लो प्लस f2। वेरी गुड। तो फॉर्मूला बचेगा 1/f2 इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ओ भाई एक बात बताओ, अगर राइट हैंड साइड दोनों चीजों की सेम हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। तो यहां पे देखो, ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड वो दोनों बराबर है। ओ सॉरी, रंग में फर्क है बस, बाकी तो कोई फर्क नहीं लग रहा मेरे को। तो इसका मतलब पता है क्या है दोस्तों, f1 इक्वल टू f2 आ गया, और इसका मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ f1 इक्वल टू फोकल लेंथ f2 आ गई। तो इसका मतलब हो गया, लेंस को चाहे तुम लेफ्ट से रख लो चाहे राइट से रख लो, और लेंस को ना, ओ भाई लेंस को तुम किसी भी तरह से रख लो, आपका रिजल्ट सेम आएगा, ये पक्की बात है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी। तो चलिए अब जरा लेंस मेकर फॉर्मूला भी बना लिया जाए। f1 इक्वल टू f2 जैसे मैंने प्रूफ कर दिया, ये कहता है कि लेंस कैन बी यूज्ड फ्रॉम ईदर साइड। तो दोस्तों 1/f, इसको मैं f मान रहा हूं मेरी फोकल लेंथ, 1/f इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। मगर अब दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले अजम्पशंस बताई हैं कि कन्वेक्स लेंस जो होगा उसकी फोकल लेंथ हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे और कनकेव लेंस की हम फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो भाई इस बात को समझो कैसे, ध्यान से देखो, हमारे पास फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का 1/f इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अगर मैं पहला सरफेस कंसीडर करूं, इसके लिए जो r1 आएगा ना वो आएगा टुवर्ड्स राइट, ये बात समझते हो। और जो सरफेस 2 है इसके लिए जो r2 आएगा, वो जो इसके लिए r2 आएगा ना वो आएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो मतलब अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से उसके डिस्टेंस को मेजर करूं वो आएगा नेगेटिव। ओ शाबाश। तो अगर मेरा r1 पॉजिटिव है r2 नेगेटिव है, ये टर्म बन गई पॉजिटिव, मतलब मेरी 1/r1 माइनस 1/r2 वाली टर्म बन गई पॉजिटिव। और μ2 बाई μ1 मैंने आपको पहले ही बोल रखा है μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है, जिसके चलते ये टर्म भी होगी पॉजिटिव। तो भाई हो गया प्रूफ। और भाई कन्वेक्स लेंस के केस के अंदर जो फोकल लेंथ आती है ना वो पॉजिटिव आती है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ऐसा क्यों, वो भी देख लो। बहुत इजी है। इस बार देखो सरफेस 1 के लिए r1 आएगा नेगेटिव और r2 कितना आएगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मैं सभी डिस्टेंस मेजर करूंगा हमारे प्यारे ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहां तक जाने के लिए मेरे को ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जाना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस हो गया नेगेटिव और r2 हो गया पॉजिटिव। शाबाश। तो अब की बार ना r1 को डाल लो नेगेटिव, r2 को डाल दो पॉजिटिव, तो माइनस का साइन कॉमन बार आ जाएगा, जिसके चलते ये था पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव, जिसके चलते कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, नेगेटिव। मगर दोस्तों क्या ऐसा पॉसिबल है कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाए और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाए? इस बात को आप सभी लोग जरा ध्यान लगाकर सोचिए और 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए ऐसा पॉसिबल है? तो इस पर्टिकुलर केस का जो मैं आपको पॉसिबल आंसर बताना चाहता हूं ना वो ये है कि अगर हमारा μ2 लेस देन μ1 हो जाए तो तब पता है क्या होगा, हमारी ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी और जिसके चलते हमारे कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव।
दोस्तों ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर हमारे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो उस केस के अंदर जो हमारा कन्वेक्स लेंस होगा ना, उसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो नेगेटिव आएगी और हमारा कन्वेक्स लेंस एक तरह से डाइवर्जिंग लेंस का काम करेगा। और एक लास्ट बात जो बतानी रह गई है, आपको याद होगा कि हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये याद होगा। तो दोस्तों अगर यहां पर भी राइट हैंड साइड सेम है और ये देख लो ये वाली चीज और ये वाली चीज एकदम सेम है, कोई इश्यू हो तो प्लीज दोबारा चेक कर लें, ये दोनों साइड सेम है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। देयरफॉर 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u इज कॉल्ड द लेंस फॉर्मूला। ये भी इक्वल होंगे, इसको हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो समझ आ गई होगी। हाँ मानता हूं थोड़ी लंबी चली गई है, लेकिन अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी प्लेलिस्ट अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।